नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूजीसी नेट हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू का जो एनालिसिस के माध्यम से पूरा का पूरा कोर्स जो हमें करना है वो आज से स्टार्ट हो गया है और उसका आज एक डेमो क्लास बना रहे हैं। इस टाइप से रोजाना मतलब जितने भी एमसीक्यूज यूजीसी नेट के अंदर यानी कि 2012 से 20 तक पूछे गए हैं, सभी के सभी ईयर्स को एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज फर्स्ट क्लास अपनी कंप्लीट हो गई है, तो ये आज का आपके लिए ये डेमो सेशन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फी बहुत मिनिमम है। कंप्लीट फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा और जो फर्स्ट पेपर भी करना चाहता है प्रीवियस ईयर को है ना डिटेल एनालिसिस के साथ, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 2015 में पूछे गए थे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि 2012 से 20 तक जो मॉडर्न हिस्ट्री पूछे गए वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं दोस्तों। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन को रोकिए, अच्छे अपने से आंसर दीजिए और फिर देखना भाई आपका क्या आंसर आया ना, और फिर मैच कर लेना उसको। तो पहला क्वेश्चन क्या था भाई आपका कि भाई कर्नाटक में काउंट दिलाली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए भाई लाली कौन था, काउंट डी लाली कौन था, या कर्नाटक से इससे क्या संबंधित था, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए जो कर्नाटक संघर्ष हम पढ़ते हैं, कर्नाटक संघर्ष में हम दो यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, एक है अंग्रेज और एक है फ्रांसीसी। एक अंग्रेज और एक फ्रांसीसी। जो कर्नाटक और हैदराबाद में जो संघर्ष चलता है ना, हम जानते भी है कर्नाटक संघर्ष में उसके बाद तीन संधि होती है। तीन संधि कौन सी होती है कर्नाटक संघर्ष में? एक्सला सैपल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। ये तीन संधि अक्सर पूछी भी जाती है एग्जाम में, है ना भाई। तो काउंट डिलाली के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो काउंट डिलाली कब आता है? जो सबसे पहले जो फ्रांसीसी जो गवर्नर होता है, जो एक्सला सैपल की संधि के समय में होता है, वो कौन होता है? होता है डुप्ले। कौन होता है? डुप्ले। उसके बाद डुप्ले, ये ड्यूमा आए हैं और अन्य, ठीक है। लेकिन पौंडीचेरी की संधि के बाद आता है काउंट डिलाली। कौन आता है? काउंट डी लाली। तो जिस समय पर काउंट डिलाली भारत आता है तो उसको क्या मिलता है? 1757 की घटना आप देखिए कि उस समय अंग्रेजों ने यानी कि क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल को जीत लिया था। क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल को जीत लिया था वाटसन के सहयोग से। किससे जीता था? सिराजुद्दौला से जीता था। कौन था बंगाल का नवाब उस समय? सिराजुद्दौला, है ना। तो उसको पराजित करने के बाद जीत लिया था तो बंगाल को। अब बंगाल तो गया। अब इन्होंने क्या किया, जब ये काउंट डिलाली भारत आता है तो इसने फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा किया, है ना, और तंजौर का घेरा भी इसने डाला। लेकिन काफी समय के बाद वो घेरा इसने उठाना पड़ा। किसने? काउंट डिलाली ने, है ना। बाद में मद्रास का घेरा भी बुलाया, मतलब लगाता है। और ये हैदराबाद से किसको बुलाता है अपनी सहायता करने के लिए? बूसी को, बूसी नामक सेनापति को, है ना। लेकिन यही काउंट डिलाली की सबसे बड़ी भूल थी, जो हैदराबाद से बुलाते हैं वहां पर ब्रिटिशों का कब्जा हो जाता है। अच्छा, 1760 में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या था? वाडीवांस का युद्ध। देखो तीन संधि है, एक्सला सैपल, पौंडीचेरी और पेरिस की संधि। युद्ध कौन सा होता है इन तीन संधियों के बीच में? वाडीवांस का युद्ध। मालेसन का कथन है कि भाई इस युद्ध ने उस भवन का जो जिसने मार्टिन ने, ड्यूमा ने और डुप्ले ने बनाया था, इस युद्ध ने उसको धूल धूसरित कर दिया, मतलब बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, है ना। कौन से युद्ध ने? वाडीवांस के युद्ध ने, ठीक है दोस्तों। तो काउंट डिलाली से पहला कथन पढ़िए भाई, क्या कथन था जो अपने नेट एग्जाम में 2015 के क्वेश्चन आए। 2015 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, करेंगे तो 12 से, लेकिन स्टार्टिंग हमने 2015 से की है ना। तो पहला ऑप्शन था भाई, घरेलू सरकार ने लैली को धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्रों पर कब्जा जमाने का निर्देश दिया। नहीं, अंदरूनी ताकत तो तब तक बची नहीं थी। पांडिचेरी की संधि हो चुकी थी उस समय, डुप्ले को वापस बुला लिया गया था ना। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है भाई, भारत में फ्रांसीसियों को सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासत के आपसी झगड़ों में शामिल होना। नहीं, ऐसा भी नहीं था। थर्ड ऑप्शन देखो, भारतीय तटों पर अंग्रेजों का किलेबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयास पर ध्यान देना। मैंने बताया फोर्ट सेंट डेविड पर इन्होंने कब्जा किया, तंजौर का घेरा डाला, मद्रास का घेरा डाला, बिल्कुल सही है तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन देखो भाई, कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत कीजिए, बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा और चौथा इसके बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? 1802 बसीन की संधि। जब हम बसीन की संधि पढ़ रहे हैं तो ये कौन से संघर्ष से संबंधित है? अंग्रेज मराठों से संबंधित है। कौन से युद्ध से संबंधित है? द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध है। अंग्रेजों के बीच में मराठों के बीच में तीन युद्ध होते हैं दोस्तों। पहला युद्ध 1775 1782 के बीच में, उसमें होती है सालाबाई की संधि।
कौन सी संधि होती है? सालाबाई की संधि। दूसरे युद्ध में 1802 में जो होता है बसीन की संधि होती है। तीसरा और जो अंतिम युद्ध होता है अंग्रेजों और मराठों के बीच में, क्योंकि इसके बाद तो जो पेशवाई पद को समाप्त कर दिया गया था, और इसमें संधि कौन सी होती है? पूना की संधि। कौन सी संधि होती है? पूना की संधि। तो अंतिम पेशवा कौन होगा फिर? बाजीराव द्वितीय। कौन होगा दोस्तों? बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। अच्छा, पेशवाओं का क्रम हमेशा पूछा जाता है, क्या पेशवाओं का क्रम है भाई? पेशवा कब से शुरू होते हैं? शाहू के समय से। 1713 में पहला पेशवा बनता है, कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम उसका बेटा, उसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव के बाद फिर माधव राव, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण राव, रघुनाथ राव, ठीक है, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रखना है इससे संबंधित जो बसीन की जो संधि होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बसीन की संधि की बात की जाए तो कब किसके बीच हुई थी? ये सहायक संधि प्रणाली के बाद की बात है। सहायक संधि प्रणाली कब हुई थी भाई? 1798 में। किसने की थी? वेलेजली ने। किसने की थी? वेलेजली ने। और वेलेजली के समय में ही आपको याद रखना है कि से ये जो टीपू सुल्तान था इसकी मृत्यु होती है, और अंतिम जो युद्ध है वो जीतते हैं, मैसूर को सहायक संधि के तहत अपना लेते हैं। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, ये इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना सहायक संधि को। ठीक है भाई, और ठीक है, इसके बाद कलकत्ता में सिविल सेवकों की सहायता के लिए यहाँ पे कॉलेज भी स्थापना करता है, लेकिन वो 1802 में बंद करना पड़ता है इनको, और 1806 में प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के अंदर हैलीबरी में वो प्रशिक्षण शुरू कराया जाता है। तो आपसे पूछा है 1802 में बसीन की संधि, तो बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये एक जो क्या था, एक षड्यंत्रकारी पेशवा मान सकते हैं आप इसको, दुर्बल और षड्यंत्रकारी पेशवा। क्यों? इन्होंने क्यों संधि की थी? संधि इस वजह से क्योंकि उस समय जो यहाँ पे क्षेत्रीय जो शासक या क्षेत्रीय राज्य आए थे, जैसे कि भाई सिंधिया भी आ गया था, होलकर भी आ गया था, बड़ौदा के गायकवाड़ भी आ गए थे, है ना, ये 3-4 जो क्षेत्रीय राज्य आ गए थे, तो इन्होंने उनसे संघर्ष जो हुआ था, इस वजह से बसीन की संधि हुई। अब संधि में आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, निम्नलिखित में से कौन सी बसीन की संधि से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए भाई, इन्होंने सैन्य सहायता उनको दी थी, लेकिन सैन्य सहायता का व्यय कौन करेगा? बाजीराव द्वितीय करेगा। कौन करेगा? बाजीराव द्वितीय सैन्य सहायता का व्यय करेगा, और उनके लिए कितने रकम देनी पड़ेगी? 26 लाख रुपए वार्षिक इनको देनी पड़ेगी, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब पेशवा को सैनिक सहायता यहाँ पे दी गई है ना, और ये बोला गया भाई पेशवा किसी भी यूरोपीय के साथ कोई भी मित्रता या संधि नहीं करेगा हमारा बिना हमसे पूछे। बसीन की संधि में यही मुख्य बात है ना। और इसके बाद अगर इसका आंसर देखें भाई वेलेजली और बाजीराव द्वितीय, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है भाई आपके सामने, 1832 और 33 के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? तो सबसे पहले पता होना चाहिए भाई हमें जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह, मजदूर आंदोलन या धार्मिक आंदोलन, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो जनजाति विद्रोह से संबंधित तो ऑर्डर से भी बनता है, इनसे जनजाति पूछ ली जाती है, इनसे संबंधित व्यक्ति पूछ ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कोल जनजाति जो विद्रोह है इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था लड़का विद्रोह। क्या बोला गया है? इसका लड़का विद्रोह। ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर पठार में। कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर पठार में। कहाँ पे? झारखंड के अंदर, है ना। और कहाँ कहाँ फैला था फिर ये रांची, पलामू, सिंहभूमि, हजारीबाग, इन जगह पे ये फैला था। कौन सा? कोल विद्रोह, है ना। क्यों हुआ था भाई ये विद्रोह? क्यों फैला था, क्यों हुआ था स्टार्ट? ये अंग्रेजों की जो भू व्यवस्था से उससे असंतुष्ट होकर, क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी जो भूमि थी वो किसको दे दी थी? मुस्लिमों को और सिखों को इनकी भूमि दे दी गई थी। और दूसरा कारण, अंग्रेजों के द्वारा जो चावल पे जो निर्मित जो शराब होती थी उस पर उत्पादन शुल्क लगाना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। तो ये भी एक मुख्य कारण था कि कोल विद्रोह शुरू हुआ। अब इससे संबंधित व्यक्ति पूछे जाते हैं हमेशा, किससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे दोस्तों? 7-8 व्यक्ति थे, आप इनको नोट भी कर सकते हैं कौन कौन थे। तो मुख्य व्यक्ति कौन था? बुद्धो भगत। कौन था? बुद्धो भगत और केशव भगत। और इसके अलावा बुद्धो भगत, केशव भगत, जोवा भगत और मनीकी नरेंद्र शाह, मनीकी या नरेंद्र शाह इसके संबंधित, और एक गंगा नारायण। कौन? गंगा नारायण भी आप याद सकते हैं। तो ये इससे संबंधित व्यक्ति थे। आपसे पूछे भाई कोल जनजाति विद्रोह जो फैला तो इसको किस ब्रिटिश व्यक्तियों के द्वारा इसको दबाया गया? तो 2 व्यक्ति है याद रखने, विल्किंसन और डेंट। विल्किंसन और डेंट, ये 2 व्यक्ति थे दोस्तों, इनके द्वारा इसको दबाया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? भील नहीं थी। भील कहाँ की जनजाति है? ये राजस्थान की। कहाँ की है दोस्तों? राजस्थान की एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन
बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था। बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय, तो सबसे पहले हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हमें शिक्षा से संबंधित, ये एक मिशनरी समुदाय आया था, ईसाई दल आया था, है ना। इन्होंने यहाँ पे शिक्षा से संबंधित कार्य तो किया इन्होंने। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ कि कौन नहीं था, मोंटलावर्ट। कौन नहीं था? मोंटलावर्ट। ये एक फ्रांसीसी शिक्षाविद होता, चिकित्साविद, है ना। कौन था? मोंटलावर्ट। अब आप एक बात बताइए, देखो प्राचीन भारत में भी अपने यहाँ पे जैसे कि जगदला यूनिवर्सिटी हुई, वल्लभी यूनिवर्सिटी हुई, या नालंदा हुई, तक्षशिला हुई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी। मध्यकाल भारत में भी हम कई प्रसिद्ध स्थल देखते हैं, जैसे कि जौनपुर देखते हैं शिक्षा से संबंधित, या अजमेर देखते हैं। तो आधुनिक भारत में जब अंग्रेज भारत में है तो उन्हें शुरुआती समय में कुछ भी शिक्षा संबंधित कोई भी प्रावधान ये नहीं रहा, है ना। बाद में जब वारन हेस्टिंग के समय से, उसके बाद 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना होती है, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1784 में। फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं भाई भागवत गीता का अनुवाद होता है, मनु स्मृति का अनुवाद होता है गोल्ड ऑफ जेंटुलाज में, है ना। तो ये और बहुत सारी, ये यहाँ पे 1813 का अधिनियम में हम देखते हैं भाई भारतीयों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है भाई कि भारतीय शिक्षा पे खर्च हो गया ना। लेकिन उसमें जो भारतीय जो ईसाई व्यक्ति थे, इनको भी भारत में प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ पे दोस्तों मिल गई थी, है ना। ठीक है, तो ये इसके बाद इन्होंने यहाँ पे कौन कौन आए थे जो ईसाई संबंधी थे, जो इन्होंने भारत में आया प्रचार किया? विलियम कैर, जोशुआ मॉर्समैन और विलियम वार्ड। तो इसका राइट आंसर मोंटलावर्ट दोस्तों। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? तो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद, गाय के प्रति पूज्य भाव, कौन से संबंधित नहीं थे भाई बताओ? दयानंद सरस्वती, तो गाय के प्रति पूज्य भाव, किससे संबंधित? गाय के प्रति पूज्य भाव। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था भाई? मूल शंकर। जन्म कहाँ पे होता है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे जन्म होता है? राजकोट में। कहाँ पे? राजकोट में, है ना। और अगर बात की जाए, इन्होंने बचपन में ही जब देखा भाई भगवान से ऊपर जो चूहे हैं या वो अन्य जो वहाँ पे देखा भाई, उसको चूहे वहाँ पे चढ़ रहे थे मंदिर में शिवलिंग के ऊपर, तो इन्होंने देखा भाई भगवान जब स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो और सब किसकी रक्षा करेंगे, है ना। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया, है ना। तो इन्होंने किस पर सिद्धांत, किस पर फोकस किया? कर्म पर। किस पर फोकस किया? कर्म पर। पुनर्जन्म के सिद्धांत को इन्होंने माना। ठीक है दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए एक पताका की भी स्थापना की। कौन सी? पाखंड, ये जो आगरा के अंदर की थी 1863 में, पाखंड वाहिनी पताका। कौन सी? पाखंड वाहिनी पताका। और हिंदी धर्म में एक पुस्तक की रचना करते हैं। कौन सी पुस्तक है? क्या नाम है भाई उसका? वो है सत्यार्थ प्रकाश। कब करते हैं भाई? 1874 में। कब करते हैं हिंदू धर्म में इसकी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 में हिंदी में, है ना। और इसके अलावा कौन कौन सी इससे संबंधित बुक थी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित कौन कौन सी अन्य बुक थी, वे याद रखनी चाहिए। वेद भाष्य भूमिका। कौन सी? वेद भाष्य भूमिका। दूसरी थी पंच महायुग। तीसरी थी भाई और थी क्या नाम? अद्वैत मत का खंडन इन्होंने किया। ये धार्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्य भी इन्होंने किए। बाल विवाह का विरोध किया, और पर्दा प्रथा का विरोध किया, और दहेज प्रथा का विरोध किया, बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया। शुद्धि आंदोलन इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर चलाया। जिन व्यक्तियों ने पहले दूसरा धर्म अपना लिया था वो हिंदू धर्म में ट्रांसफर हो सकते थे। और गायों की रक्षा के लिए इन्होंने गोरक्षणी समिति बनाई थी 1882 में। कब? 1882 में। और यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और स्वशासन के लिए मांग की। इनकी मृत्यु 1883 में कहाँ पे होती है? अजमेर के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? अजमेर के अंदर होती है ना। विष के कारण विष दे दिया गया था इनको, है ना। इनकी मृत्यु के बाद जो 2 गुटों में शिक्षा को लेकर इनमें विभाजन मतभेद हो गया था। जो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय का जो गुट था, उन्होंने क्या किया था? लाहौर के अंदर दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। और जो दूसरा गुट था, यानी कि ये स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम के नेतृत्व में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी 1902 में दोस्तों। कब की थी? 1902 में ये कांगड़ी की स्थापना की थी। तो ये गाय के प्रति पूज्य भाव इसके विरोधी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम दोस्तों कुछ ये क्वेश्चन का एनालिसिस हम कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा ही साथ साथ में। देखो तो ये पीडीएफ भी आपको साथ साथ में, अगर कोई स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहता है दोस्तों, तो उसकी पीडीएफ भी साथ साथ में मिलती रहेगी। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों रहने वाला है। और एक दूसरी बात, आपके पूरे के पूरे माइंड में ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा जो चीज़ पढ़ी जाएगी, है ना।
आप देखना, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, तो वो ज्वाइन कर सकता है। आज एक क्लास हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्लास में वो ज्वाइन कर सकता है पेड करने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अच्छे से कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया।